Good morning, students. Welcome again. So, the chapter 8, the cell, the unit of life is continue. So, in previous video, we have learned about the centrosome, cytoskeleton, and this is a last cell organelle present in the cell is the nucleus. Nucleus is known as the ब्रेन ऑफ द सेल. जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है, ब्रेन के बिना हमारी बॉडी सभी ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, पर ब्रेन जो सबको कंट्रोल करता है. सो द ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी. सो द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इन सबके फंक्शन को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस. सो इट इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द nucleus. Nucleus was first described by the Robert Brown in 1831. रॉबर्ट हुक ने तो सेल डिस्कवर की थी, या रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. लेटर ऑन द नेम क्रोमेटिन was given by the Fleming when the material of the nucleus was stained by the basic dyes. देखिए, जो बेसिक डाई मैंने आपको बताया था, माइक्रोस्कोप पे हम किसी भी चीज को स्टेन किए बिना नहीं देख सकते. तो इसीलिए जो फ्लेमिंग ने सबसे पहले न्यूक्लियस को स्टेन किया, न्यूक्लियस के जो अंदर क्रोमेटिन था उसको उन्होंने फिर क्रोमेटिन नाम दिया. जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था उसे क्रोमेटिन नाम दिया. तो फ्लेमिंग क्रोमेटिन नाम दिया फ्लेमिंग ने, और न्यूक्लियस नाम दिया रॉबर्ट ब्राउन ने. और बेसिक डाई स्टेन किससे किया? एसिटोकार्बिन, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिससे क्रोमोसोम्स को स्टेनिंग की जाती है. It is a dark colored spherical oval dot like structure. Plant cell and animal cell both have the nucleus. So it is a spherical dark colored and oval dot like structure near the center of the cell. अगर प्लांट सेल हमने पढ़ा, प्लांट सेल में जो है वो कैसी होती है? सेंटर में होता है न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है क्योंकि उसमें वैक्यूल्स नहीं होती. लेकिन प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में होता है, सेल वॉल की तरफ होता है, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं जो उसको किनारे पर खिसका देती हैं. So the differentiate in the following 4 parts. न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स हैं. न्यूक्लियर एनवलप, जो सबसे बाहर मेम्ब्रेनस है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज द न्यूक्लियोफोर ऑल्सो. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डबल membrane, the outer membrane and the inner membrane. So it is the envelope, double membrane bound envelope that surrounded the nucleus and separates the later from the cytoplasm. देखिए, सेल के अंदर जो लिक्विड था वो क्या था? साइटोप्लाज्म था. और न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. The nucleoplasm, it is a clear non-staining fluid material present in the nucleus which contains raw material, nucleotides, enzymes and metals, iron for the synthesis of RNA and DNA. न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी. जो क्रोमेटिन है वो किससे बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है. और जो न्यूक्लियोलस है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियोलस होती है उसमें वो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है. तो न्यूक्लियस के अंदर दोनों न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए भी और आरएनए भी. क्रोमेटिन स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोलस जो कि सेल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में होता है और आरएनए और प्रोटीन से बना होता है. इट इज नेक्ड राउंड एंड स्लाइटली इरेगुलर स्ट्रक्चर विच इज अटैच टू द क्रोमेटिन एट अ स्पेसिफिक रीजन. दिस द कंटेंट of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm. It is not a membrane bound structure. ये न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में होता है और क्रोमेटिन से जब जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट पे उससे बाउंड हो जाता है और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेन है. इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए. इसका काम ही प्रोटीन सिंथेसिस करना है, क्योंकि ये आरएनए से बना होता है और आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना.
and carrying the protein synthesis. Chromatin is a thread-like structure inside the nucleus and made up of DNA and protein. So the function of the chromatin is transfer the characters from one generation to the another generation, यानी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो भी करेक्टर्स जाते हैं वो काम क्रोमेटिन का है, क्योंकि ये डीएनए से बना हुआ होता है. इट इज नॉन एज द हेरिडिटरी डीएनए. हेरिडिटी जो पेरेंट्स है उनके नेक्स्ट जनरेशन में जाती है. डीएनए की वजह से होता है फाइब्रिलर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है. द क्रोमेटिन फाइबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द न्यूक्लियोप्लाज्म. जो क्रोमेटिन पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला रहता है, थ्रेड लाइक, एक धागे का गुच्छा, जैसे एक थ्रेड होता है हम उसे उलझा दें और उसका एक गुच्छा बन जाए, वैसा हमें ये दिखाई देता है. It has two parts, euchromatin and heterochromatin. This is a lightly stained. मैंने आपको बताया कि हम किसी भी चीज को माइक्रोस्कोप में बिना स्टेनिंग के नहीं देख सकते, तो क्रोमेटिन को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए उसे स्टेनिंग की करने की जरूरत होती है. एसिटोकार्बिन से हम उसे स्टेन करते हैं, तो उसमें जब हम उसे स्टेन करते हैं तो कुछ पार्ट उसका लाइटली स्टेन होता है और कुछ जो है डार्कली स्टेन होता है. जो लाइटली स्टेन है वो यूकेरोमेटिन है और जो डार्क कलर का होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन है. सो नाउ दिस इज अ diagram of the nucleus. Nucleus is a double membranous organ. It is called the outer membrane and the inner membrane, and inside the nucleus has a small tiny pores are called the nucleopores. The nuclear membrane, the function of nuclear membrane is protect the inside the part of the nucleus, and nucleopore connects the cytoplasm with the nucleoplasm. देखिए न्यूक्लियस के जो बाहर है वो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस के जो अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है. तो न्यूक्लियोपोर से साइटोप्लाज्म अंदर और न्यूक्लियोप्लाज्म बाहर जा सकता है. सो द न्यूक्लियोपोर कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म also. So this is a thread-like structure is chromatin. It is made up of DNA and protein, histone protein. So the function of this thread-like structure is transfer the character from one generation to other generation, and this is a round structure is the nucleolus made up of RNA and protein. The function of nucleolus is protein synthesis. The function of the nucleus is stores information, control the cellular function. मैंने आपको पहले ही बताया कि it is known as the brain of the cell, so it collects the information for the next generation. It controls the synthesis of structural protein and also store the genetic information because it transfers the character from parents to the offspring. It is also store the genetic information and for development, reproduction and behavior. It also introduces genetic variation because the genes transfer from parents to their offspring, so the variation are developed. So the chapter is finished. Thank you. Have a nice day.